जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। देखिए कितनी जबरदस्त कोट यहाँ पर बोली गई है कि लुक इनसाइड माय सोल यू विल सी हाउ बैड आई वांट इट। जब आपको कोई चीज इतनी बुरी तरीके से चाहिए होगी ना, अपने आप आपको वो चीज मिल जाएगी। नहीं तो हमारा क्या होता है, टेम्पररी बेसिस पर मोटिवेशन लेते हैं। अभी रिजल्ट लगा, बहुत सारे लोगों में मोटिवेशन आ गया कि 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, 15-15 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं और यही सोच रहे हैं कि जब मैं क्लियर हो जाऊंगा तब मैं भी इसी तरीके से इंटरव्यू दूंगा या दूंगी। ये इंटरव्यूज जो हो रहे हैं, जो फेमस हो रहे हैं, उसकी वजह से अपने आप मोटिवेशन आ रहा है लोगों को अंदर से। लेकिन क्या ये मोटिवेशन आपको सस्टेन कर सकता है? क्योंकि ये जो हवा अभी हो रही है, जो टॉपर्स के यहाँ पर इंटरव्यूज आपको देखने को मिल रहे हैं, ये कुछ दिनों की बात है। उसके बाद ये सब जो माहौल है वो शांत हो जाएगा। अपने आप आपके अंदर की भी जो आग है वो शांत हो जाएगी। इसीलिए जो मोटिवेशन है, ये टेम्पररी मोटिवेशन आपको सक्सेस नहीं दिलाने वाला है। वो चीज अंदर से आपको आनी चाहिए कि कितने बुरी तरीके से वो चीज मुझे चाहिए है, ये आपको कंटिन्यूअस मोटिवेशन जो है वो दिखाएगी। नहीं तो बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं कि पढ़ना शुरू कर दिया, उसके बाद क्या है, उसके बाद वही ठन ठन गोपाल हो रहा है। तो इसीलिए अंदर से जब वो मोटिवेशन आपको आएगा, अंदर से जब वो आग निकल कर आएगी, अंदर से जब वो जिद निकल कर आएगी कि नहीं मुझे वो चाहिए ही चाहिए, कितना बुरी तरीके से चाहिए, बहुत बुरी तरीके से आप एक्सप्लेन ना कर पाओ, तब जाकर वो चीज आप अचीव कर ही लोगे। कि आपके दिमाग में वही चीज चल रही है। जब आपके दिमाग में वही चीज चलती रहेगी तो बट ऑब्वियस है कि आपको वो चीज मिलना ही है। तो इतना बुरी तरीके से वो चीज जब चाहिए रहेगी तब आप सक्सेसफुल होंगे। इसीलिए वो चीज के पीछे इतनी शिद्दत से लग जाइए। तो आज हम यहाँ पर 11 अगस्त जो है उसका एनालिसिस देखने वाले हैं। काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स है। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो पीडीएफ वीडियो अपडेट्स के लिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी और जो भी एमएम एकेडमी ऐप से अपडेट्स होती है वो आपको इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम दोनों जगह पर मिल जाएगी। इसलिए आप फॉलो जरूर कीजिए। अब यहाँ पर हम मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। तो आपको ये जो प्लेस है इसे आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है उन्होंने अपना रीडेवलपमेंट जो है वो यहाँ पर लॉन्च किया है। तो इसलिए ये कौन सी जगह है, कौन सी प्लेस है, ये आप जरूर बताइए। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। अब यहाँ पर हम एडिटोरियल पेज, आइडियाज पेज देखते हैं तो काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ट्रंप और बिडेन के बारे में आर्टिकल दिया गया है। इन दी एंड इस आर्टिकल को हम देखेंगे। टैक्स और उसके क्राइसिस के बारे में आर्टिकल बात कर रहा है। उसी के साथ ये जो आर्टिकल है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो एनवायरमेंट असेसमेंट है उसके बारे में बात कर रहा है। तो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या सरकार एनवायरमेंट के जो रूल है उसे डिग्रेड कर रही है हमारी इकोनॉमी को इंक्रीज करने के लिए? तो यही चीज हम इस आर्टिकल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर जीएसटी जो है उसका स्लैब पेमेंट डिस्प्यूट, तो यहाँ पर जीएसटी के रिगार्डिंग मैं आपको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन जो है वो देने वाला हूँ। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल है जीएसटी काउंसिल, उसी के साथ साथ कौन कौन से आर्टिकल्स है, ये सारी चीजें तो ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोगों के जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर नहीं है। मतलब यहाँ पर सीजीएसटी जो है वो कब लगता है, उसी के साथ आईजीएसटी जो है ये कब लगता है। खासकर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है आईजीएसटी में, आईजीएसटी कब लगता है इंटरस्टेट ट्रेड पर, फिर ये डेस्टिनेशन किस तरीके का टैक्स है, ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। ये है लैंडस्लाइड के बारे में। लैंडस्लाइड जो है वो कब होती है, तो यहाँ पर लैंडस्लाइड हमें देखने को मिली है एग्जाम पर्सपेक्टिव से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ। लैंडस्लाइड जो है वो उसके क्या कारण हो सकते हैं, लैंडस्लाइड मतलब क्या है, उसके कौन कौन से टाइप होते हैं, ये सारी चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर ये वाला जो है न्यूज आर्टिकल ये भी हमें देखने को मिलता है। तो ये सारे न्यूज आर्टिकल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सारी चीजों को हम समझेंगे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ। तो इसी बात पर एक शेयर जो है वो बनता है। तो शेयर कर दीजिए फटाफट वीडियो को और फटाफट आइए और आगे के जो आर्टिकल्स है वो देखना शुरू कीजिए। तो थोड़ी प्रमोशन यहाँ पर हो जाए एमएम एकेडमी ऐप की। तो एमएम एकेडमी ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हो, जहां पर आपको बहुत सारे जो कोर्सेस है वो देखने को मिलने वाले हैं। मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, पॉलिटी बोलिए, जो ज्योग्राफी है वो बोलिए, एंशियंट हिस्ट्री बोलिए, बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, बहुत सारे कोर्सेज आने वाले हैं। आंसर राइटिंग का कोर्स भी आने वाला है। आपको जो टेस्ट है वो भी आपको देखने को मिल रही है। कल ही जो सेकेंड पार्ट है टॉप 100 एमसीक्यूज मॉडर्न हिस्ट्री पर, वो अपलोड किया गया है। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे बेनिफिट जो है वो मिलने वाले हैं। तो आप जो इसका उपभोग है वो जरूर लीजिए इतने कम प्राइसेस में, क्योंकि अगर आप कंपेयर करो तो सबसे कम प्राइसेस है, हाईएस्ट क्वालिटी आपको देखने को मिलने वाली है। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए और सब्सक्रिप्शन लीजिए, जिससे कि आप एंजॉय कर लो। अभी कल ही इंस्टाग्राम पर एक मुझे बहुत ही जबरदस्त मैसेज देखने को मिला, जो एक एस्पिरेंट के द्वारा भेजा गया कि सर मेरा कुछ दिन पहले बर्थडे था और मुझे अलग अलग रिलेटिव्स के थ्रू जो पैसे हैं वो मिले, 5,000 रुपए के आसपास इकट्ठा हुए। और उससे ना ही मैंने कपड़े लिए, ना ही कुछ मेरे लिए चीज ली, बल्कि मैंने उसे एक बहुत ही सही जगह पर इन्वेस्ट किया, और वो है एमएम एकेडमी ऐप का सब्सक्रिप्शन। तो मैंने एमएम एकेडमी ऐप का सब्सक्रिप्शन जो है वो लिया और बहुत ही सही जगह पर इन्वेस्ट हुए हैं, मुझे बहुत फायदा मिला है, बेस्ट बर्थडे गिफ्ट जो है वो देखने को मिला है। तो
मैं हमेशा कहता हूं ना कि अ पर्सन इज नॉट पुअर ड्यू टू लैक ऑफ मनी बट ड्यू टू लैक ऑफ विजन। जिसके पास विजन है वो सही इन्वेस्टमेंट जरूर करता है और वो उस इन्वेस्टमेंट से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जरूर पा लेता है। तो ये डिपेंड आप पर करता है कि आपको सिर्फ बहाने बनाकर रह जाना है या फिर कुछ कर जाना है। तो चलिए अब हम यहाँ पर एक एक करके जो हमारे आर्टिकल्स हैं उन पर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो लैंडस्लाइड है उसके बारे में आर्टिकल बात कर रहा है। तो लैंडस्लाइड जब हम देखते हैं तो ये हुआ है 10:45 PM August 6, ठीक है, हमें देखने को मिला है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें नेशनल पार्क जो है वो भी देखने को मिलता है। तो एर्राविकुलम नेशनल पार्क ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी के साथ साथ ये जो शोला फॉरेस्ट हमें देखने को मिलता है, शोला फॉरेस्ट रीजन हमें देखने को मिलता है। तो ये भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पर मैं लैंडस्लाइड के बारे में तो आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, सारी चीजें आपको इस आर्टिकल के थ्रू दे रहा हूँ। लेकिन जो एराविकुलम नेशनल पार्क है इसके रिगार्डिंग आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आपको क्या करना है, इसके रिगार्डिंग जो एराविकुलम नेशनल पार्क है इसके रिगार्डिंग आपको कमेंट सेक्शन में जो इन्फॉर्मेशन है वो जरूर लिखना है। जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होगी वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर जरूर लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या है, लैंडस्लाइड जो है वो हमें देखने को मिला है। ये काफी वल्नरेबल एरिया है और जो भी यहाँ पर एनालिसिस किया गया है लैंडस्लाइड का, तो यहाँ पर यही बोला गया है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा कि यहाँ पर हाई इंटेंसिटी रेनफॉल जो है उसकी वजह से सॉइल जो है वो यहाँ पर थोड़ी लूज हो गई थी। अब यहाँ पर सॉइल हायर क्ले कंटेंट इसमें हमें देखने को मिलता है। जो सॉइल है उसमें हायर क्ले कंटेंट होता है और उसकी वजह से क्या है कि यहाँ पर जो हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है वो देखने को मिलती है, लो ड्रेनेज कैपेसिटी देखने को मिलती है, जिसके वजह से जो प्रेशर है वाटर का काफी ज्यादा हो जाता है और जो स्लोप होता है उसमें वो सीधी बहने लग जाती है। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अब देखिए लैंडस्लाइड हुई है ये सब तो ठीक है, आपको पूछा क्या जाएगा, क्या ये पूछा जाएगा कहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है, ये नहीं पूछा जाएगा। आपको यहाँ पर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में पूछा जा सकता है। आपको यहाँ पर एराविकुलम नेशनल पार्क जो है उसके बारे में पूछा जा सकता है, जो कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता रहे हो। और लैंडस्लाइड के बारे में पूछा जा सकता है कि लैंडस्लाइड के टाइप क्या हो सकते हैं, लैंडस्लाइड मतलब क्या है, उसके कारण क्या हो सकते हैं, मिटिगेशन कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें पूछी जा सकती है। तो यही हम यहाँ पर ऐसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर देखने वाले हैं। तो जब हम लैंडस्लाइड देखते हैं तो लैंडस्लाइड आप यहाँ पर देख सकते हो। लैंडस्लाइड मतलब क्या है कि एक स्लोप पर जो जमीन है वो खिसक गई है, वो नीचे गिर गई है, उसे हम कहते हैं लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड को डिफाइन किस तरीके से किया जाता है, मूवमेंट ऑफ मास ऑफ रॉक, डेब्रीज और अर्थ डाउन द स्लोप। मतलब यहाँ पर क्या है कि जब भी लैंडस्लाइड के बारे में आए आपको डेफिनेशन जो है वो तो लिखना ही है, अगर हम मेन आंसर राइटिंग देखते हैं तो, है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे लैंडस्लाइड मतलब क्या है कि मूवमेंट होता है रॉक्स का, ये जो रॉक्स है जो पत्थर है अगर वो रोल होकर गिरना शुरू हो जाए, अगर जो डेब्रीज होती है, डेब्रीज मतलब क्या है, जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो अगर गिरना शुरू हो जाए उसे हम कहते हैं लैंडस्लाइड। अब लैंडस्लाइड मोस्टली अगर वो किसी रोड के पास है तो फिर लैंडस्लाइड होने की वजह से वहां पर जो लाइफ है वो इंपैक्ट हो सकती है। लैंडस्लाइड जो है आर टाइप ऑफ मास वेस्टिंग, ठीक है, यहाँ पर क्या है, मास वेस्टिंग का ये टाइप है। मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो मूवमेंट है सॉइल की, रॉक की, वो हमें देखने को मिल रही है जो कि अंडर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होती है ग्रेविटी के। बट ऑब्वियसली यहाँ पर क्या हो रहा है कि कुछ स्टिकी इसके वजह से वो चिपक कर बैठे हुए हैं, है ना, क्योंकि एक है वो जमीन में गड़े हुए हैं इसलिए वो पकड़ कर बैठे हैं। नहीं तो उनका जो फोर्स है, फोर्स, अब यहाँ पर एक पत्थर रख दिया जाए, इसका जो फोर्स है वो तो इस तरफ ही रहने वाला है, ग्रेविटी की तरफ, नीचे की तरफ। लेकिन यहाँ पर ये अड़ा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर वो इम्पैक्ट है ना, कुछ जिससे जमीन जो है उसे पकड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर क्या होगा, लूज होना शुरू हो जाएगी, ये जो मट्टी है लूज होना शुरू हो जाएगी, वैसे ही क्या होगा, ग्रेविटी अपना जो असर है वो दिखाना शुरू कर देगी और फिर ये यहाँ पर गिरना शुरू कर देगा। गिरेगा तो सीधा रोल होना शुरू कर देगा क्योंकि स्लोप है। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। कौन कौन सी चीजें यहाँ पर ट्रिगर कर सकती है लैंडस्लाइड को, सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको सीधा प्रीलिम्स में आ सकता है कि नीचे दिए गए में से कौन कौन सी चीजें जो है वो लैंडस्लाइड को ट्रिगर कर सकती है। तो इसमें आता है स्लो वेदरिंग ऑफ रॉक। रॉक जो है अगर वही वेदर हो रहा है, उसी में अगर वेदरिंग हो रही है तो वो होता है। दूसरा सॉइल इरोजन, अब यहां से सॉइल जो है वो इरोड होना शुरू हो गई तो बट ऑब्वियसली ये जो पैच है लूज हो जाएगा, ये जो पकड़ कर रखी थी सॉइल ने अब वो छूट चुका है और एक बार छूट गया तो फिर तो क्या है, खुला सांड है, चला गया। दूसरा अर्थक्वेक, अर्थक्वेक अगर आते हैं तो अर्थक्वेक की वजह से क्या हो रहा है कि ये शेक हो रहा है, शेक होने की वजह से क्या होगा, वो टूट सकता है, या फिर जो जमीन है वो हल्ली की वजह से जो सॉइल है वो लूज हो सकती है, जिसकी वजह से जो पत्थर है वो रोल होना शुरू हो जाएगा। और होता है वॉल्केनिक एक्टिविटीज, जो भी वॉल्केनिक एक्टिविटीज है उसकी वजह से भी। ज्योग्राफी के जो लेक्चर्स है ये सारी चीजें हम डिटेल में अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। तो लैंडस्लाइड आपको समझ में आ गया, इसके जो कारण है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अब यहाँ पर हम देखते हैं टाइप कौन कौन से होते हैं लैंडस्लाइड के। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फॉल, मतलब यहाँ पर क्या है, सडनली फॉल हो रहा है, सडनली यहाँ पर जो चीजें हैं वो गिर रही है, तो ये होता है लैंडस्लाइड का एक टाइप। दूसरा होता है टॉपल। टॉपल मतलब क्या होता है कि इस तरीके से ये गिरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से टूटना शुरू हो जाते हैं और गिरना शुरू हो जाते हैं। दूसरा होता है स्लाइड। स्लाइड मतलब क्या है कि रोल होना शुरू हो गया, मतलब जमीन जो है वो थोड़ी लूज पड़ गई और फिर वो स्लोप में स्लाइड होना शुरू हो गया। और फिर होता है स्प्रेड। स्प्रेड मतलब इस तरीके से पूरे स्प्रेड हो गए हैं। तो ये चार टाइप जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। आपको ये भी प्रीलिम्स में सीधा पूछा जा सकता है कि नीचे दिए गए में से कौन कौन से लैंड स्लाइड के टाइप है, फॉल, टॉपर, स्लाइड, स्प्रेड। आपको लगेगा कि कौन से नाम है, क्योंकि वहां पर थोड़ी आपको डायग्राम दी जाएगी, है ना, तो ये आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये क्या है, ये क्या पूछ लिया। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं लैंडस्लाइड जो उसे मिटिगेट किस तरीके से किया जाता है। तो यहां पर जो पॉपुलेशन है उसे रिमूव करके, ठीक है, या फिर पॉपुलेशन को रिस्ट्रिक्ट करके, जहां पर भी लैंडस्लाइड हमें ज्यादा देखने को मिल सकती है, जहां पर भी ऐसा लगता है कि लैंडस्लाइड होने वाली है, वहां पर लोगों को ज्यादा जाने ही ना दिया जाए, पॉपुलेशन बढ़ने ही ना दिया जाए, है ना। उसी के साथ साथ सर्टेन टाइप ऑफ लैंड यूज जो है, जहां पर स्लोप है, वो वल्नरेबल है, वहां पर उसका इस्तेमाल रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। मतलब कि अगर स्लोप है, वहां पर हमें लग रहा है कि यहाँ पर लैंडस्लाइड जो है वो हो सकती है, वहां पर जो भी लैंड का इस्तेमाल है, भले वो किसी भी चीज के लिए किया जा रहा हो, उसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। उसी के साथ साथ अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है उसे यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया जाए, ठीक है, मॉनिटरिंग ग्राउंड कंडीशन किस तरीके की है, तो जिससे क्या हो, अगर थोड़ा भी डिस्प्लेसमेंट ऐसा लग रहा है तो अर्ली वार्निंग दे दी जाए कि भैया देखो यहाँ पर लैंडस्लाइड होने वाली है, यहाँ पर पत्थर गिर सकता है, अगर आप गए तो आपके ऊपर पत्थर गिर सकता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मिटिगेट कर सकते हैं, मतलब सुधार सकते हैं, जो लॉसेस है उसे यहाँ पर कम कर सकते हैं। अब यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज हमें देखने को मिलती है, जो सीधा आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ये भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर है। ये जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है, लोकेटेड इन न्यू दिल्ली में, अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। ये जो है ये असाइन की गई है नोडल रिस्पॉन्सिबिलिटी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो ये भी चीज यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलती है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये इतनी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूं कि आप पूछिए मत कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछिए मत, बस पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैं आपको बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने चीज आपको बताई। तो इतनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दी है, तो बट ऑब्वियस है कि एक शेयर तो बनता है, शेयर जरूर कर दीजिए। अब यहाँ पर प्रीवियस लैंडस्लाइड्स अगर हम देखते हैं तो 2019 में 59% जो है उनकी डेथ हुई थी, 2018 में भी हमें लैंडस्लाइड जो है वो देखने को मिली थी, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ट्रेंड जो है यहाँ पर किस तरीके का हुआ है। तो यहाँ पर अगस्त 7 को अगर हम देखते हैं तो वेरी हैवी हमें देखने को मिला है, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिलता है हेवी रेन की वजह से, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले इस पर आते हैं, ब्रेकिंग डाउन जीएसटी। जीएसटी स्लैब पेमेंट डिस्प्यूट, इसे ब्रेक डाउन किया जा रहा है। जीएसटी रोल आउट जुलाई 2017 को किया गया था, याद आ रहा है ना आपको, है ना। उसी के साथ साथ यहाँ पर काफी शिफ्ट हमें देखने को मिला है। मतलब यहाँ पर क्या है कि ट्रेडिशनल प्रोडक्शन लिंक्ड टैक्स से अब यहाँ पर कंजम्पशन बेस्ड टैक्स पर चले गए हैं। जीएसटी, जीएसटी अगर आपको पूछा जाए कि जीएसटी क्या है, जीएसटी के मेन फीचर्स क्या है, अगर आपको ये पूछा जाए या फिर एग्जाम में मेंस में आपको आ जाए, तो आपको लिखना क्या है। जीएसटी के बारे में कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है वो एक टेक्निकलिटी है। अगर वो आपको टेक्निक पता चल गई तो फिर समझ लीजिए कि आपका आंसर जो है वो जबरदस्त लिखना आ गया। नॉलेज जो है वो उसमें समझ लीजिए 60% रोल प्ले करता है, 40% टेक्निकलिटी प्ले करती है। आपको नॉलेज भरमसाट है, लेकिन अगर आपको क्रिस्प फॉर्म में अच्छी तरीके से लिखना ही नहीं आया तो नॉलेज क्या काम का, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपको नॉलेज जो है वो कम है लेकिन आप लिख उसको जबरदस्त तरीके से रहे हो, तो बट ऑब्वियसली कि आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। और यही टेक्निक जो है, यही टेक्निक मैं आपको एमएम एकेडमी ऐप पर बताने वाला हूँ। एमएम एकेडमी ऐप पर, जैसे कि मैंने आपको कल भी कहा था कि उस पर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का मैं कोर्स लाने वाला हूँ। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का कोर्स ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन दे दिया कैसे आंसर लिखना है, क्वेश्चन दिया, हाँ ये तो वो हो गया ढोर मेहनत हम कर रहे हैं कि गधे जैसे मेहनत करते हैं, वो ये हो गया कि हाँ एक बोरी लिए चलो, एक बोरी लिए चलो, कैसे चलना है, वो नहीं है। उसमें इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी बोरी आ जाए, कोई भी बोरी आ जाए आपके इस पर, वो आपको आसानी से ढोते आनी चाहिए। वो हो गया स्मार्ट स्टडी, ठीक है। तो इसलिए स्मार्ट स्टडी होने वाली, मैं आपको टेक्निकल चीजें बताऊंगा, टेक्निकलिटी बताऊंगा उस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में कि कैसे आप टेक्निकलिटी के थ्रू जो चीजें हैं वो आंसर है वो लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जीएसटी के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ढांचा आपका तैयार रहना चाहिए, इंट्रोडक्शन तैयार रहना चाहिए, जीएसटी क्या है ये आपको पता रहना चाहिए। उसी के साथ जीएसटी के फीचर्स, मेन फीचर्स क्या है, तो जो मेन फीचर है उसमें आता है कि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है,
क्या है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स मतलब क्या है कि जहां पर पैसा दिया जा रहा है, जहां पर फाइनल कंज्यूमर जो है वो खरीद रहा है, वहां पर टैक्स जो है वो आपको पे करना पड़ रहा है, वो हो गया डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, है ना। डेस्टिनेशन जहां पर प्रोडक्ट बेचा जा रहा है वहां पर टैक्स लिया जा रहा है, वो हो गया डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। दूसरा हमें देखने को मिलता है कि वैल्यू एडिशन पर होता है, मतलब इसमें कास्केडिंग इफेक्ट नहीं हो रही है। कास्केड इफेक्ट क्या है, मैंने आपको कई बार एक्सप्लेन किया हुआ है, यहां पर भी हम देख लेंगे कि कैसा जीएसटी काम करता है, यहां पर मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं आगे। तीसरा हमें देखने को मिलता है कॉम्प्रिहेंसिव है। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब क्या है कि बहुत सारे टैक्सेस इसमें शामिल हो चुके हैं। पहले हमें अलग अलग टैक्सेस जो है वो देखने को मिलते थे, है ना। वैट बोलिए, सेल्स टैक्स बोलिए, एंट्री टैक्स बोलिए, ये सारी चीजें अब एक ही इसमें जीएसटी में जो है वो इंक्लूड कर दी गई है। तो हमें कॉम्प्रिहेंसिव जो है ये देखने को मिलता है। तो इस तरीके से कुछ फीचर जो है हमें जीएसटी के वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम जीएसटी देखें तो जीएसटी में भी अलग अलग कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। ये क्या है? बेसिकली गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब इसका अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच देखें, जीएसटी काउंसिल अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच, तो कौन से आर्टिकल में इसके बारे में जिक्र जो है वो किया गया है, ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है। तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है। बेसिकली मुझे यहाँ पर जीएसटी जो है वो आपको बताना है, और खासकर जो आईजीएसटी है इसमें काफी लोग कंफ्यूजन होता है, तो आईजीएसटी आपको एक्सप्लेन करना है। तो अब यहाँ पर जब हम देखते हैं कंपेंसेशन की जो बात है वो चल रही है, कंपेंसेशन की वजह से ये जो चीज है काफी न्यूज में चल रही है। कंपेंसेशन भी मैं आपको आगे बताता हूँ जीएसटी में क्या क्या इंक्लूडेड होता है। जीएसटी अगर आप देखोगे इसमें हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी देखने को मिलता है। मतलब क्या है कि सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस, और ये स्टेट गुड्स एंड सर्विस। मतलब क्या है कि अगर 12%, क्योंकि अलग अलग स्लैब्स दिए गए हैं, 12% अगर जीएसटी लग रहा है तो आपको उसमें ही इनवॉइस जो आपको मिलता है उसमें देखने को मिलेगा 6% जो है उसमें सीजीएसटी है, और 6% जो है वो एसजीएसटी है। ये हमेशा सेम रहेगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी सेम रहेगा। अब यहां पर क्या होता है कि एक और हमें टैक्स जो है वो देखने को, टैक्स नहीं बोलेंगे आप, लेकिन एक और कंपोनेंट हमें देखने को मिलता है। एक और कंपोनेंट कौन सा है? वो है आईजीएसटी, ठीक है। मतलब क्या है कि जब इंटर स्टेट होता है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई अगर माल जा रहा है तो उस टाइम पर हमें आईजीएसटी जो है वो देखने को मिलता है। तो अब ये कैसे काम करता है ये यहां पर हम जानने की कोशिश करते हैं। जो कंज्यूमर है वो ओवरऑल रेट जो है वो अलग अलग स्लैब में पे करता है, 5%, 12%, 18%, 28%, है ना। उसमें से हाफ जो है वो सेंटर को जाएगा, हाफ जो है वो स्टेट को जाएगा। अब इंटीग्रेटेड जो है वो जीएसटी लेवी किया जाता है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन पर, जब भी कोई इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होता है। तो यहां पर आप देख सकते हो एसजीएसटी मतलब क्या है, जीएसटी और एसजीएसटी कलेक्ट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। सेंट्रल अगर हम जीएसटी देखते हैं तो कलेक्ट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। आईजीएसटी जो है इंटीग्रेटेड जीएसटी है जो कि कलेक्ट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और वो दे दिया जाता है डेस्टिनेशन बेस्ड स्टेट को। मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक स्टेट में माल बना है, ये प्रोडक्शन हुआ है, और वो अगर दूसरे स्टेट में गया है बेचने के लिए, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में प्रोडक्शन हुआ है, वो गया है दिल्ली में बेचने के लिए, तो यहाँ पर क्या होगा, दिल्ली नहीं, हम ले लेते हैं उत्तर प्रदेश में बेचने के लिए, तो उत्तर प्रदेश जो है उसको वो आईजीएसटी जो है उसका कंपोनेंट मिलेगा। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। इसकी वजह से काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। जो प्रोडक्शन स्टेट्स है जहां पर ज्यादा प्रोडक्शन होता है, उन्होंने बोला था कि नहीं हमको ये नहीं करना है, क्योंकि बट ऑब्वियस है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन लाया था, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाए थे जीएसटी लाते टाइम, इसलिए हमें आर्टिकल के थ्रू जीएसटी देखने को मिलता है। और उसी के साथ साथ ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको अफेक्ट कर रहा था, इसीलिए स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन भी लगा था। अब हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन मतलब क्या है कि उस टाइम पर तो खैर 29 स्टेट्स थे, लेकिन 28 स्टेट्स अगर हम देखते हैं तो समझ लीजिए कि 14 जो राज्य है उन्होंने, उनकी जो असेंबली है उन्होंने ये पास करना चाहिए सिंपल मेजोरिटी के साथ अपनी असेंबली में। तो यहाँ पर क्या हुआ था, बहुत सारे राज्यों ने, जो प्रोडक्शन वाले राज्य है उन्होंने इसको नकार दिया था। उन्होंने कहा था कि हमको तो बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि हम तो प्रोडक्शन वाले हैं, हमको तो कुछ मिल ही नहीं वाला है, जब हम प्रोड्यूस करके दूसरे स्टेट में बेच रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं, ठुल्लू। तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, जो प्रोडक्शन वाले स्टेट्स है उन्होंने काफी इसका विरोध किया था। लेकिन कैसे, जैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने मना कर जो जीएसटी है उसे पास कर दिया उस बिल को, और फिर वो लॉ में तब्दील हो गया, और अब हमें जीएसटी जो है वो देखने को मिल रहा है। अब ये काम कैसे करता है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो हम सीजीएसटी और एसजीएसटी समझते हैं, फिर उसके बाद आईजीएसटी कैसा काम करता है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। तो पहले एक स्टेट का लेते हैं, स्टेट के स्टेट में अगर ट्रेडिंग हो रही है तो वो कैसे उसमें जीएसटी लगेगा। तो देखिए, रॉ मटेरियल बनाने वाला जो इंसान है, फिर प्रोड्यूसर रॉ मटेरियल खरीद के प्रोड्यूस करेगा,
फिर रिटेलर जो प्रोड्यूसर से खरीदेगा, और फिर कंज्यूमर जो रिटेलर से खरीदेगा। अब यहाँ पर फर्ज कीजिए कि रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल जो है वो उससे 100 रुपये जो है उसकी कीमत रखी है, ठीक है, मतलब प्रोड्यूसर ने 100 रुपये में खरीदा हुआ है। अब हम यहाँ पर जो जीएसटी है वो 20% पकड़ लेते हैं। 20% क्यों? वैसे 20% का कोई स्लैब है नहीं, लेकिन समझने के लिए, क्योंकि हमें कैलकुलेशन में आसानी जाए, समझने में आसानी जाए, इसलिए हम ये 20% पकड़ते हैं। तो यहाँ पर जब हम 20% पकड़ेंगे तो सीजीएसटी कितना लगेगा? 10। एसजीएसटी कितना लगेगा? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये 50-50 होता है, तो ये कितना लगेगा? 10, है ना। इस तरीके से 120 रुपये जो है ये प्रोड्यूसर को पे करना पड़ेगा रॉ मटेरियल वाले को। इतना आपको समझ में आ गया? प्रोड्यूसर कितना पे करने वाला है? 120 रुपये पे करने वाला है। या फिर रॉ मटेरियल वाला कितने रुपए में बेचने वाला है? 120 रुपये में बेचने वाला है। किसको? प्रोड्यूसर को। अब यहाँ पर प्रोड्यूसर जो है उसने क्या किया? उसने यहाँ पर जो 120 रुपये है, क्या वो उस पर अपना प्रॉफिट ऐड करेगा? नहीं। ये जो 20 रुपये है, ठीक है, एक्चुअल कीमत कितनी है? 100 रुपये। ये तो बाकी उस पर जीएसटी लगा हुआ है ना 20 रुपये का, 20 रुपये का जीएसटी लगा है, तो ये जो 100 रुपये है उसी पर वो अपना जो प्रॉफिट है वो ऐड करेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो 20 रुपये उसने पे किए हैं, प्रोड्यूसर ने जो 20 रुपये पे किए हैं उसके वॉलेट में जमा है, ठीक है, ये और कहीं नहीं गए हैं। जो 20 रुपये पे किए हैं उसके वॉलेट में जमा है। जब वो आगे फॉरवर्ड करेगा, मैं आपको बताऊंगा, जब वो आगे फॉरवर्ड करेगा तब अपने आप वो 20 रुपये जो है वो कट करके जो एक्स्ट्रा उसके पास आ रहे हैं टैक्स के रूप में, जीएसटी के रूप में, वो सरकार को पे कर देगा। समझ में आ गया? तो अब यहाँ पर क्या है, प्रोड्यूसर जो है, एकदम आसान शब्दों में बता रहा हूँ, प्रोड्यूसर जो है उसने एक्चुअल में पैसे पे कितने किए हैं? 120 रुपये पे किए हैं, बराबर है। लेकिन ये 120 रुपये में से 20 रुपये तो उसके वॉलेट में ही जमा है, उसके डिजिटल वॉलेट में ही जमा है, जो जीएसटी का वॉलेट है उसमें ही जमा है, मतलब इनपुट उसका टैक्स क्रेडिट उसको मिल गया है। तो इसलिए एक्चुअल में उसके पास 20 रुपये तो है ही, तो उसके एक्चुअल में गए कितने हैं? 100 रुपये गए हैं। तो इसलिए जो प्रॉफिट है वो इस 100 रुपये पे ऐड करेगा। प्रॉफिट ऐड कर लिया उसने और 100 रुपये, ठीक है, कोई चीज उसने मैन्युफैक्चर कर ली, प्रोड्यूस कर ली, और फिर 100 रुपये पे उसने 100 रुपये अपना प्रॉफिट ऐड कर लिया। अब यहां पर इसकी टोटल कीमत कितनी हो गई? 200 हो गई। अब जब ये बेचने जाएगा रिटेलर को, तो रिटेलर जो है वो कितने रुपए में खरीदेगा? रिटेलर खरीदेगा तो ये 200 रुपये पे टैक्स तो पे करना पड़ेगा ना उसको, जीएसटी 20%, मतलब कितना? 40 रुपये। अब 40 रुपये में से 20 रुपये जो है, ठीक है, 20 रुपये जो है वो रहेगा सीजीएसटी, और 20 रुपये जो है वो रहेगा एसजीएसटी, मतलब 240 रुपये। अब यहां पर 240 मतलब रिटेलर जो है उसने कितने में खरीदा? 240 में से खरीदा। लेकिन ये जो 40 रुपये है ये इसके इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है उसमें जाने वाला है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जो 40 रुपये इसने 200 कितने पे किया रिटेलर ने? 240 रुपये। तो ये जो 40 रुपये है इसमें से, इसकी क्योंकि कीमत कितनी थी? 200 ही थी, लेकिन ये जो ऊपर के 40 रुपये हैं उसने क्या पे किया है? जीएसटी पे किया है ना। जीएसटी कितने पे किया है? प्रोड्यूसर को 40 रुपये, मतलब प्रोड्यूसर को मिले कितने हैं जीएसटी? प्रोड्यूसर को मिले हैं 40 रुपये जीएसटी के रूप में। लेकिन प्रोड्यूसर ने अपने जेब में से पहले जीएसटी कितना पे किया था? 20 रुपये। याद आ रहा है ना आपको? कितना पे किया था? 20 रुपये। 20 रुपये किसने? प्रोड्यूसर ने पे किया था। तो अब इसके वॉलेट में जो 20 रुपये जमा थे प्रोड्यूसर के वॉलेट में 20 रुपये जमा थे, तो ये 40 जो आए हैं उसमें से अपने वो 20 रुपये माइनस कर देगा, और बचे कितने? 20। तो 20 वो सरकार को दे देगा। समझ में आ गया? ये हो गया इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब जो यहाँ पर पे किया था 20 रुपये प्रोड्यूसर ने, तो अपने 20 रुपये उसने निकाल लिया, आगे से जो जीएसटी उसे आया 40 रुपये उसमें से 20 रुपये अपने उसने ले लिए जो उसने पे किया था, और बाकी जो बचे हुए 20 रुपये वो सरकार को पे कर दिया। अब यहां पर जो रिटेलर ने 240 पे किए हैं, तो अब ये जो 40 रुपये उसने जीएसटी पे किए हैं वो उसका इनपुट टैक्स में स्टोर रहेगा, उसके डिजिटल वॉलेट में स्टोर रहेगा। जब उसको जीएसटी के 40 रुपये मिल जाएंगे तो अपने 40 रुपये रख के बाकी के जो ऊपर के जीएसटी के पैसे रहेंगे वो सरकार को पे कर देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब वो अपनी कीमत लगाएगा तो कितना लगाएगा? 200 के ऊपर लगाएगा, क्योंकि एक्चुअल में कीमत तो 200 ही है ना, 40 रुपये तो उसके पास जमा है। 200 रुपये पे उसने फर्ज कीजिए कि अपने 100 रुपये जो है वो और ऐड कर दिया, मतलब टोटल कीमत कितनी हो गई? वो हो गई 300 रुपये। अब टोटल जो जीएसटी वो कितना पे करना पड़ेगा? 60 रुपये, है ना। 300 पे 20% मतलब कितना हो गया? 60। अब 60 मतलब 30-30 हो गया, आधा आधा, मतलब यहाँ पर सीजीएसटी कितना हो गया? 30, एसजीएसटी मतलब कितना हो गया? 30। तो इस तरीके से टोटल कीमत कितनी हो गई? 360 रुपये। कंज्यूमर जो है उसको कितना पे करना पड़ेगा? 360 रुपये। अब यहाँ पर रिटेलर जो है उसको पैसे कितने मिले? 360 रुपये मिले, ठीक है। अब 360 रुपये में से उसको जीएसटी कितना मिला? 360 में से उसको जीएसटी कितना मिला? तो उसको जीएसटी मिला 60 रुपये। उसके पास ऑलरेडी जीएसटी जो उसने पे किया था, तो डिजिटल वॉलेट में कितना जमा था? वो था 40 रुपये। तो उसने अपना 40 रुपये ले लिया जो उसने 40 पे किया था, बाकी के 20 रुपये बचे वो सरकार को पे कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से इनपुट टैक्स रेट जो है वो काम करता है। तो आपको इनपुट टैक्स रेट समझ में आ गया।
जो स्टेट के स्टेट में सीजीएसटी है, वो एसजीएसटी कैसे काम करता है वो समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम आईजीएसटी जो है वो समझने की कोशिश करते हैं कि आईजीएसटी काम कैसे करता है। तो आईजीएसटी के लिए हमें इंटर स्टेट ट्रेड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फर्ज कीजिए कि रिटेलर और कंज्यूमर अब यहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर रिटेलर और कंज्यूमर जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो एक एक की इनवॉइस हम देखेंगे कि कैसे इनवॉइस निकलती है। सबसे पहले रॉ मटेरियल वाला, उसने 100 रुपये जो है उसमें बेचा, उसमें 20% जो है वो जीएसटी लगा, मतलब सीजीएसटी कितना हो गया 10, एसजीएसटी कितना हो गया 10। ठीक है, तो इस तरीके से हमें देखने को मिला टोटल कीमत कितनी हो गई 120। मतलब प्रोड्यूसर जो है उसको जो इनवॉइस मिली वो कितने की मिली 120 रुपए की मिली। अब यहाँ पर प्रोड्यूसर जो है उसने टैक्स कितना पे किया रॉ मटेरियल खरीदने के लिए 20 रुपए पे किया। तो इसका जो डिजिटल वॉलेट है वो कैसा दिखाई देगा, वो दिखाई देगा आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी इस तरीके का। तो आईजीएसटी कितना, आईजीएसटी कुछ पे किया क्या, यहाँ पर इंटरस्टेट हुआ क्या, रॉ मटेरियल उसने उसी स्टेट से खरीदा है इसलिए आईजीएसटी है 0। सीजीएसटी कितना है 10 है, यहां पर आप दिखाओगे, और एसजीएसटी कितना है 10 है। तो इस तरीके से उसका जो जो वॉलेट है वो दिखाई देगा कि उसने टोटल 20 रुपए टैक्स पे किया है, उसमें से सीजीएसटी 10 है, एसजीएसटी 10 है। अब यहां पर 100 रुपए पर उसने खुद का प्रॉफिट जोड़ लिया, 100 रुपए टोटल हो गया 200 रुपए। 200 रुपए पर अब यहां पर उसने इंटर स्टेट ट्रेड किया है, मतलब दूसरे स्टेट के रिटेलर को पे किया है। तो यहां पर सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लगेगा, यहां पर सीधा आईजीएसटी लग जाएगा। मतलब इसका जो इनवॉइस रहेगा, इसका इनवॉइस कौन देने वाला है, ये प्रोड्यूसर देने वाला है। इसको जो इनवॉइस मिलेगा है ना, हम जब कोई भी सर्विस परचेस करते हैं तो हमें इनवॉइस मिलता है, तो ये जो इनवॉइस इसको मिलने वाला है ये कौन देने वाला है, प्रोड्यूसर देने वाला है। तो इसमें वो क्या ऐड करने वाला है, आईजीएसटी। क्या ऐड करने वाला है, आईजीएसटी। कितना ऐड करने वाला है 40। आईजीएसटी कितना ऐड होने वाला है 40। मतलब टोटल इनवॉइस जो रिटेलर को मिल रहा है वो कितने का मिल रहा है 240 रुपए का। अब यहां पर रिटेलर के पास, ध्यान दीजिएगा, रिटेलर के पास कितना जीएसटी रिटेलर पे कर रहा है, तो ये टोटल पे कर रहा है 40 रुपए। अब ये 40 रुपए जो है वो किस तरीके से पे कर रहा है, आईजीएसटी पे कर रहा है। आईजीएसटी पे कितना पे कर रहा है 40 रुपए पे कर रहा है। इतना आपको समझ में आ गया। अब रिटेलर जो है जब वो कंज्यूमर को बेचेगा तो यहां पर वो 200 रुपए पर अपना प्रॉफिट ऐड कर रहा है 100 रुपए, तो टोटल हो गया 300 रुपए। 300 रुपए पर यहां पर 60 रुपए, मतलब कितना हो गया 360 रुपए जो है वो कंज्यूमर पे करेगा। मतलब रिटेलर को, यहां पर रिटेलर को कितना मिल रहा है, टैक्स कितना मिल रहा है, तो रिटेलर को मिल रहा है 60 रुपए। जीएसटी कितना मिल रहा है कंज्यूमर से 60 रुपए, तो रिटेलर को 60 रुपए मिले। उसके गए कितने, ये प्रोड्यूसर को उसने कितने दिए थे 40 दिए थे, लेकिन ये 40 जो है आईजीएसटी दिए थे। यहां पर जो 60 आए हैं वो किस तरीके से आ रहे हैं, सीजीएसटी रह रहा है 30, एसजीएसटी रह रहा है 30, है ना। तो इस तरीके से उसको देखने को मिल रहा है, और यहां पर इसका तो रोल खत्म हो गया। अब आईजीएसटी जो 40 है, ये जो 40 रुपए है जो इसको ये पे कर रहा है प्रोड्यूसर को, तो ये पूरा आईजीएसटी जो है ये कौन लेगा, ये लेने वाला है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। पूरा आईजीएसटी जो है किसके पास कलेक्टेड रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कलेक्टेड रहेगा, और इसमें से सेंटर अपना हिस्सा रखेगी और बाकी जो स्टेट को देना है, कौन से स्टेट को देगी, उत्तर प्रदेश को देगी। इसीलिए इसे डेस्टिनेशन टैक्स कहा जाता है, क्योंकि जो डेस्टिनेशन जिस पर फाइनली प्रोडक्ट जो है वो बेचा जा रहा है उसको वो टैक्स मिलेगा। मतलब इसमें से आधा 20 रुपए समझ लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी, 20 रुपए जो है ये उत्तर प्रदेश सरकार को मिलेगा। एकदम आसान शब्दों में, लेमन लैंग्वेज में मैंने आपको बताया हाइपोथेटिकल एग्जांपल के साथ। अब आपको समझ में आ गया है कि सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी कैसे काम करता है। तो आईजीएसटी जो है वो तब होता है जब इंटरस्टेट ट्रेड हो, और आईजीएसटी जो है वो किसको दिया जाता है, जहां पर वो चीज जो है वो बेची जा रही है उस स्टेट गवर्नमेंट को वो चीज जो है वो मिलेगी। समझ में आ गया। चलिए अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो स्पून है या फिर फॉर्क है, अगर मैन्युफैक्चर किया जा रहा है आंध्र प्रदेश में और अगर शॉप ओनर महाराष्ट्र में है, तो इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन जो है वो लगेगा आईजीएसटी 12%, 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी। तो ये 6% किसको जाएगा, ये 6% कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, जहां बेचा जा रहा है, मतलब कि महाराष्ट्र है ना, उसको ये मिलने वाला है। या आंध्र प्रदेश को मिलेगा क्या, जहां पर मैन्युफैक्चर हुआ है, जी नहीं। समझ में आ गया अब आपको। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हुआ है कि काफी सारा जो प्रॉब्लम है वो हुआ है, और जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उनको कंपेंसेशन देने की बात की गई थी। कंपेंसेशन अब यहाँ पर दे नहीं पा रहे, हमने कई बार डिस्कस किया है कंपेंसेशन के बारे में। कंपेंसेशन पेमेंट जो है ये यहाँ पर काफी डिले होता जा रहा है, और इसीलिए अब यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंपेंसेशन तो खैर दी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कंपेंसेशन जो है कम हो रहा है। मतलब भाई 14% ग्रोथ रेट जो है टैक्स रेवेन्यू का, वो यहाँ पर कंपाउंड होता जा रहा है, क्योंकि 14% आपको कंपेंसेशन जो दिया जाएगा ऐसा बोला जा रहा है, लेकिन वो दिया नहीं गया, तो 14% का कंपाउंड होता जा रहा है, ज्यादा बढ़ता जा रहा है।
कंपेंसेशन की अमाउंट जो है वो बढ़ती जा रही है, और कंपेंसेशन की अमाउंट अभी ऐसे समय पर आ रही है जहां पर स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा पैसों की जरूरत है कोविड से लड़ने के लिए। तो ऐसे सिनारियो में अब थोड़ा थोड़ा यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है, लेकिन काफी ज्यादा अभी भी डिले हो रहा है, काफी ज्यादा अभी भी कंपेंसेशन जो है वो नहीं दिया गया है। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। डिस्प्यूट जो है वो चलता ही रह रहा है, कंपेंसेशन फंड जो है वो यहाँ पर अभी तक फाइनल डिसीजन जो है वो निकल कर नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीज है बेसिकली, ये तो हमने पहले भी देखा हुआ है जो कंपेंसेशन का, लेकिन खास मैंने आपको आईजीएसटी जो है कैसे लगता है समझाने के लिए ये आर्टिकल लिया है। अब नेक्स्ट यहाँ पर टैक्स और क्राइसिस, तो सेम उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। टैक्सेस, अभी देखिए जिस तरीके से हमारी अवस्था चल रही है, जिस तरीके से सारा पर्सपेक्टिव चल रहा है, हमारी इकोनॉमी जा रही है नीचे। अब ऐसे सिनारियो में जो टैक्स लगाए जा रहे हैं वो भी किस तरीके के लगाए जा रहे हैं, तो वो हमें प्रो रिच देखने को मिल रहे हैं, एंटी पुअर देखने को मिल रहे हैं। ये क्यों हमें देखने को मिल रहा है? क्योंकि यहां पर आप देखिए जो डायरेक्ट टैक्सेस है उसमें कटौती की गई है। अगर आप कॉर्पोरेट टैक्स देखो उसमें कटौती की गई है ना। अब जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है उसे यहां पर अलग अलग तरीके से बढ़ाया जा रहा है। अगर आप डायरेक्ट टैक्सेस देखते हो तो डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो प्रो पुअर होते हैं, क्योंकि जो अमीर इंसान है उसको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। अगर मैं ज्यादा कमा रहा हूं तो मुझे ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, अगर मैं कम कमा रहा हूं तो मुझे कम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं ये प्रो पुअर होते हैं। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो अगर अंबानी भी है उसको भी उतना ही जीएसटी पे करना है, और अगर कोई गरीब इंसान है उसको भी उतना ही जीएसटी पे करना है। तो यहां पर क्या होता है, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो एंटी पुअर होते हैं। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट जो डायरेक्ट टैक्सेस है उनको कम कर रही है, और उसी के साथ जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है उसको यहां पर इंक्रीज करने की बात कर रही है। डायरेक्ट टैक्सेस पे सेस, सरचार्जेस ये सब इंक्रीज कर रही है। तो ऐसे सिनारियो में जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट हो रहे हैं। वेल्थ टैक्स जो है वो हटा दिया गया था कि जिसके पास ज्यादा वेल्थ है वो हटा दो। डीपीएसपी, देखिए मैं बोलता हूं हमेशा कड़िया जुड़ाइए। डीपीएसपी में देखने को मिलता है आर्टिकल कौन सा है, 39 है ना, कि जहां पर वेल्थ जो है वो एक ही जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होना चाहिए, वेल्थ जो है वो अलग अलग जगहों पर जाना चाहिए। तो ये हमें चीज देखने को मिलती है। तो अब यहां पर अगर आप देखो तो हमें देखने को मिलता है कि डीपीएसपी से हमने कनेक्ट कर लिया, और जो वेल्थ टैक्स है अब वो सरकार ने हटा दिया गया है। वेल्थ टैक्स हमें देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जो अमीर लोग हैं उनसे उनका तो टैक्स कम किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो गरीब लोगों का टैक्स है उसे बढ़ाया जा रहा है। ये सरकार कर रही है, ऐसा यहाँ पर आर्टिकल के थ्रू बोला गया है। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है उसमें डायरेक्ट टैक्सेस उसका लॉस ये भरपाई करने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट के पास अलग अलग तरीके से टैक्सेस आते हैं। हम यहाँ पर ओवरव्यू लेते हैं तो डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसके थ्रू सरकार के पास पैसा आता है, फिर सरकार उसको खर्च करती है। तो डायरेक्ट टैक्सेस मतलब क्या है, जो इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, तो सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया, इनकम टैक्स में भी सहूलत देने की बात की है। तो यहाँ पर डायरेक्ट टैक्सेस से सरकार के पास जो पैसा आ रहा था वो कम हो गया है। अब सरकार के पास जो ये पैसा कम आ रहा था अब उसे कंपेंसेट करने की कोशिश करें इनडायरेक्ट टैक्स से, इनडायरेक्ट टैक्स को बढ़ा दो, है ना। ये हमें देखने को मिल रहा है, और इसके वजह से क्या हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी कम हो गए, तो सरकार के पास जो पैसा आ रहा था वो कम हो गया है, सरकार का खर्चा जो है ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से फिस्कल डिफिसिट जो है वो यहाँ पर इंक्रीज हो गया है। तो ये प्रॉब्लम्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि गरीबों पर ज्यादा दबाव जो है वो यहाँ पर बनाया जा रहा है इनडायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाकर। तो किया क्या जाना चाहिए, जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि जो इंडियन एक्सप्रेस है वो प्रॉब्लम बताता है लेकिन सॉल्यूशन के साथ आता है, वो चीज हमें द हिंदू में देखने को नहीं मिलती है। अब यहां पर एड्रेस करने के लिए हायर टैक्सेस जो है सुपर रिच पर इंपोज किया जाना चाहिए, ये यहां पर बोला जा रहा है। मतलब क्या है कि कोविड रिलीफ सेस जो है 4% का, वो अगर हम अप्लाई करते हैं उन लोगों पर जो 10 लाख से ज्यादा कमाते हैं तो फिर यहां पर अच्छा हो जाएगा। मतलब अगर हमें एड्रेस करना है तो हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो उसे आप इंक्रीज मत कीजिए, लेकिन जो 10 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहे हैं, मतलब वो सुपर रिच है, तो उन पर आप कोविड रिलीफ सेस लगा दो 4% का। इससे क्या होगा, जो कोविड से लड़ना है उसके लिए गवर्नमेंट के पास पैसा भी आएगा, और जो गरीब लोग हैं उन पर दबाव भी नहीं बनेगा। ये चीज यहां पर एक सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए सोफार गवर्नमेंट जो है उन्होंने अपना फुल्ली फिस्कल इंस्ट्रूमेंट जो है उसका इस्तेमाल नहीं किया है। जो टैक्स पेमेंट्स है, जो लेट फीस है, जो पेनाल्टीज है ना, ये यहाँ पर जो इकोनॉमी है उसे रिवाइव करने के लिए वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर हम यूरोप देखें तो वहां पर हमें वेल्थ टैक्स भी देखने को मिलता है, जो अमीर इंसान है उसको ज्यादा टैक्स पे करना पड़े, वैसा हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। तो अगर हम इंडिया में फिर से वेल्थ टैक्स को ले आते हैं, फिर से जो डॉर्मेंट पड़ा हुआ है उससे हम अगर एक्टिवेट कर देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा भी यहाँ पर इस आर्टिकल के थ्रू बोला गया है। वेल्थ टैक्स अगर होता है तो जिसके पास ज्यादा वेल्थ है उसको यहाँ पर ज्यादा पैसा जो है वो पे करना पड़ेगा, मतलब अमीर होना ये भी एक दुश्वार हो जाएगा।
तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम आते हैं मेंडेड बिट्रेड पर। जो ड्राफ्ट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट जो नोटिफिकेशन 2020 का हमें देखने को मिलता है, प्रपोज जो किया गया है, उसमें कुछ खामियां देखने को मिल रही है, कुछ फॉल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट जो है, 5 पॉइंट्स यहाँ पर बताए गए हैं ऑथर के द्वारा, कुछ खामियां यहाँ पर बताई गई, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी आपको काम आएगा। तो पहली चीज जो यहाँ पर बोली गई है, पहली खामी जो यहाँ पर निकाली गई है, तो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जो है ये लीगली अनटेनिएबल है, ठीक है, जो पेरेंट एक्ट है उसके कंपैरिजन में। मतलब फॉर इंस्टेंस यहाँ पर मैक्सिमम स्क्रूटिनिटी जो है अब ये रिजर्व कर दी गई है फ्यूअर प्रोजेक्ट्स के लिए। देखिए बेसिकली हो रहा क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि चल क्या रहा है, क्यों ऐसा यहाँ पर आया है, ये आपको पता है। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि व्हाट जानने के लिए आपको व्हाई जो है वो जानना पड़ेगा। व्हाई अगर आप जान गए तो व्हाट याद रखना काफी आसान जाता है। यही चीज मैं एंशिएंट हिस्ट्री के कोर्स में भी कर रहा हूँ ना, कि आपको व्हाई बताते चल रहा हूँ, जिससे कि एंशिएंट हिस्ट्री में आपको व्हाट जो है वो इजीली समझ में आ जाता है। फॉर इंस्टेंस अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो सरकार है उनके पास, उनको डेवलपमेंट करना है, क्योंकि इकोनॉमी जा रही है नीचे, इकोनॉमी नीचे जा रही है तो उनको डेवलपमेंट करना है, जितना डेवलपमेंट हो सके उतना डेवलपमेंट करना है। अब डेवलपमेंट करने के लिए इंडस्ट्रीज को अपनी फुल कैपेसिटी पर उनको चलाना पड़ेगा, उनको ऑर्डर देना पड़ेगा कि चलाओ, बिंदास चलाओ। लेकिन अगर वो इंडस्ट्रीज फुल कैपेसिटी पर चलती है तो एनवायरमेंट डिग्रेड हो सकता है, या फिर जो भी इन्वेस्टमेंट आती है, उसको जो क्लियरेंस है वो देना पड़ेगा, तब जाकर इन्वेस्टमेंट आएगी तो हमारी इकोनॉमी बूम करेगी ना। लेकिन जो भी इकोनॉमी बूम करने के लिए इन्वेस्टमेंट आती है उसके लिए एनवायरमेंट इंपैक्ट होगा क्या, उसके लिए क्लियरेंस जो है वो देना पड़ता है। तो गवर्नमेंट कोशिश ये कर रही है कि जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाए आ जाए, जो क्लियरेंस है वो हम दे देते हैं, जिससे कि हमारी इकोनॉमी तो एटलीस्ट खुल जाएगी। लेकिन उस चक्कर में एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन जो है काफी ज्यादा होगा, क्योंकि हर जगह पर अब फॉरेस्ट और ज्यादा कट होंगे, है ना, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो पहले ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल थे, काफी स्क्रूटिनिटी ज्यादा होती थी, ज्यादा प्रोजेक्ट्स के लिए होती थी। लेकिन अब यहाँ पर क्या किया गया इस ड्राफ्ट के थ्रू, कि यहाँ पर मैक्सिमम स्क्रूटिनिटी जो है वो रिजर्व कर दी गई है कुछ ही प्रोजेक्ट्स के लिए, कि बा कुछ ही प्रोजेक्ट्स के लिए हम देखेंगे, बाकी इसके लिए आओ बिंदास तुम छाटो, जो करना है करो, लेकिन इकोनॉमी को आगे बढ़ाओ, ठीक है। सेवरल कैटेगरी जो है प्रोजेक्ट के, इंस्टेड एनवायरमेंट परमिशन उस पर एसेस होना चाहिए, सिंपल एप्लीकेशन, कोई भी एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट जो है उसके लिए रिक्वायर्ड नहीं रहेगा। ये चीज हमें देखने को मिल रही है। तो ये एक पहला जो बड़ा ड्रॉबैक है वो देखने को मिल रहा है कि सभी इसके लिए एनवायरमेंट असेसमेंट नहीं लिया जा रहा है। दूसरा हमें देखने को मिलता है कि ये इलीगल और वरिंग उसको वायलेट करता है, वायलेशन इज इलीगल एंड वरिंग, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या है, प्राइमरी गोल जो था EIA नोटिफिकेशन 2006 का वो ये था कि यहाँ पर जो मेजर्स है मिटिगेट करने के लिए, जो भी एडवर्स इंपैक्ट होता है एनवायरमेंट पर उसे मिटिगेट करने के लिए जो क्लियरेंस है वो लेना पड़ता था कंस्ट्रक्शन कमेंस करने से पहले। मतलब अगर कहीं पर भी आपको कंस्ट्रक्शन करना है, शुरू करना है, तो आपको क्लियरेंस लेना पड़ेगा कि देखो मैं यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर जो प्रपोज नोटिफिकेशन लाया गया है इसमें क्या किया गया है, इसमें एक्स पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंट क्लियरेंस जो है वो भी किया गया है। मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर कोई इलीगली भी शुरू कर देता है, ठीक है, विदाउट क्लियरेंस, तो उसको बाद में भी क्लियरेंस दिया जा सकता है। नहीं तो क्या था, पहले ऐसा था कि आपको पहले क्लियरेंस लेना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले क्लियरेंस लेना पड़ेगा, अगर आपने शुरू कर दिया तो आपको पेनाल्टी होगी। लेकिन अब ऐसा है कि अगर आपने इलीगली शुरू कर भी दिया, उसके बाद अगर आप पकड़े गए फिर आप परमिशन ले रहे हो तो वो भी चल जाएगा। ये एक प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद थर्ड आता है, थर्ड क्या है कि क्लाइमेट चेंज और रिलेटेड कंसिडरेशन का कोई मेंशन ही नहीं है। मतलब यहाँ पर हाईली वल्नरेबल कंट्री, जहां पर हमें जो रेगुलेटरी अप्रूवल्स है वो लेना पड़ेगा, जो एनवायरमेंट है वो इतना चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, वहां पर कोई चीज हमें देखने को ही नहीं मिल रही उस तरीके से। मतलब जो पर्टिकुलरली जो यहाँ पर पेरिस अग्रीमेंट प्रोसेस है उसके लिए जो हमें कम करना है उसके भी कोई लॉज हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। फिर फोर्थ हमें देखने को मिलता है ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जो है उसने यहाँ पर एनवायरमेंट राइट जो है उसके प्रोसीजर को भी अंडरमाइन कर दिया है। मतलब यहाँ पर अब जो इन्फॉर्मेशन है, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, उसका एक्सेस रिड्यूस कर दिया है कि जो भी इन्फॉर्मेशन अभी अगर मुझे चाहिए कि उसने कैसे क्या वहां पर कंस्ट्रक्शन शुरू किया, उसने कैसे क्या वहां पर वो चीज के, तो लेने में आसानी रहती थी कि कैसे क्लियरेंस उसे मिला है, कौन कौन से बेसिस पर मिला है। अब वो चीज मिलना कठिन हो जाएगी, अब मुश्किल हो जाएगी। तो ये मतलब ज्यादा ओपेकनेस लेकर आ गए, ट्रांसपेरेंसी जो है वो खत्म कर दी गई है। ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और फिफ्थ अगर हम देखें तो यहाँ पर जो क्वालिटी है, डिसीजन मेकिंग है ना, उसकी भी प्रोसेस में यहाँ पर कोई एफर्ट जो है नहीं लिए गए हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जो है उसने टाइम जो है अप्रेजल का वो भी अब 60 डेज से हटाकर 45 डेज जो है वो कर दिया है। और उसी के साथ साथ जो डिस्क्रिप्शन था कमिटी का, कि कमिटी यहाँ पर डिसाइड करेगी कि क्या इसे देना है या नहीं देना है, अब वो भी कमिटी के पास से थोड़ा ले लिया गया है।
मतलब यहाँ पर क्या होगा, प्रोजेक्ट जो है अब उसे लिबरलाइज कर दिया गया है, किसी को भी प्रोजेक्ट क्लियरेंस जो है मिल सकता है, ऐसा यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। इसीलिए ऑथर के द्वारा ही बोला जा रहा है कि 5 पॉइंट यहाँ पर बताए गए हैं जो कि हानिकारक है। ये जो ड्राफ्ट है हानिकारक है, इस पर पुनः विचार जो है वो होना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पर जब हम हमारा मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं तो प्लेस जो है हमें देखने को मिलता है मनामा, जो कैपिटल है बहरीन का। ठीक है, ये हमें देखने को मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने जरूर लिखा होगा। तो आप MM Academy ऐप को डाउनलोड जरूर कीजिए, जिससे कि आपके प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।